एंड वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू टू स्मार्ट लर्निंग अड्डा। आज हम लोग क्लास 12th के केमिस्ट्री पार्ट फर्स्ट के थर्ड लेसन, और जिसका नाम क्या है, थर्ड लेसन का नाम है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स को कवर करने वाले हैं, है ना। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स को क्या करने वाले हैं, कवर करने वाले। ये जो ऑब्जेक्टिव्स का जो मैं सीरीज चला रहा हूँ ना, ये आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए, यहाँ से बहुत सारे प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं और ये डेफिनेट है, एकदम 100% डेफिनेट है। सो ये वीडियो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वीडियो को पूरा देखिए और वीडियोज़ को शेयर नहीं कर रहे हैं आप लोग, वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि वीडियो पे अच्छे व्यू आए। देखिए, व्यूज़ ही हमारे लिए क्या है, मोटिवेशन का काम करता है। जितना ही अधिक व्यू आएगा उतना ही हम लोग और क्वालिटी वीडियोज़ बनाएंगे। ओके, सो लेट अस स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका कि विद्युत अपघट्य क्या है, ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है। सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि विद्युत अपघट्य यानी इलेक्ट्रोलाइट कहते किसे, है ना। इलेक्ट्रोलाइट जो है ना, ये एक प्रकार का ऐसा पदार्थ होता है, जो द्रवित अवस्था में विद्युत का परिचालन करता है। द्रवित अवस्था, या इसको मोल्टेन स्टेट कहते हैं, या इसको घुलित अवस्था कहते हैं। इसमें क्या करता है, विद्युत का परिचालन करता है ना। जब ये द्रवित अवस्था में रहता है ना, जैसे मान लीजिए कि हमारे पास NaCl है, तो NaCl अगर ठोस अवस्था में है, किस अवस्था में, ठोस अवस्था में, तो ऐसा नहीं है इसमें आयन नहीं है, ये भी आयन से ही बने हैं, लेकिन आयन क्या हुए हैं, बंधे हुए हैं स्ट्रॉन्ग आयनिक बॉन्ड के द्वारा, यानी प्रबल आयनिक बंधन में बंधे हुए हैं। इसलिए ये आयन फ्री नहीं है, मुक्त अवस्था नहीं है। और हमें मालूम है विद्युत धारा के परिचालन के लिए आयन जो है मुक्त अवस्था में होने चाहिए, तो ये आयन मुक्त अवस्था में नहीं है, इसलिए ये विद्युत का परिचालन नहीं करेंगे, है ना। तो अब इनको विद्युत का परिचालन करने के लिए क्या चाहिए, आयन मुक्त अवस्था में चाहिए। यानी कि जब हम लोग NaCl को किसी लिक्विड में हम लोग NaCl को डालते हैं तो क्या बनेगा, Na+ बनता है और Cl- बनता है, और इन्हीं मुक्त आयनों के कारण से विद्युत धारा का परिचालन होता है। यानी हमें इलेक्ट्रोलाइट का एक और कंसेप्ट समझ में आया कि ये मुक्त आयनों के द्वारा इलेक्ट्रॉन का विद्युत परिचालन करते हैं। ये मुक्त आयनों के द्वारा क्या करते हैं, विद्युत धारा का परिचालन करते हैं ना, विद्युत धारा का परिचालन करते हैं। तो अभी आपके सामने प्रश्न जो है ये कह रहा है कि एक विद्युत अपघट्य क्या है, तो कह रहा है विलयन में जटिल आयन बनाता है। विलयन में क्या बनाता है, जटिल आयन। बिल्कुल गलत कंसेप्ट है ये। फिर कह रहा है कि एक केवल विद्युत प्रवाहित करने पर ही आयन देता है, यानी विद्युत धारा प्रवाहित करने पर आयन देता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जैसे मान लीजिए आपके पास ठोस सोडियम क्लोराइड है, ये क्या है, एक वैद्युत अपघट्य है ना। और ये क्या करता है, ये विद्युत धारा प्रवाहित करने पर आयनों में विभक्त नहीं होगा। तो ये भी कंसेप्ट आपका गलत हो। ये कह रहा है कि ठोस अवस्था में भी आयन रखता है, बिल्कुल ये सही बात है, ठोस अवस्था में भी क्या करता है, आयन रखता है। ये कह रहा है केवल जल में घोले जाने पर आयन देता है, बिल्कुल गलत बात है। जल में भी केवल घोले जाने पर भी आयन देता है, और अदर विलयन में भी घुलने पर ये आयन का निर्माण कर सकता है ना। तो आपका राइट ऑप्शन क्या है, C नंबर जो है आपका राइट ऑप्शन है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि विद्युत अपघट्य वह होता है, विद्युत अपघट्य से रिलेटेड प्रश्न है, और विद्युत अपघट्य आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कि विद्युत अपघट्य वह है जो क्या करता है, विद्युत धारा प्रवाहित करता है। फिर कह रहा है विद्युत धारा गुजारने पर आयनीकरण में सक्षम होता है, यानी कि जिसका आयोनाइजेशन हो जाता है। आयनीकरण मतलब आयोनाइजेशन हो जाता है, ठीक है। फिर कह रहा है कि विलायक में घोले जाने पर आयनों में विभक्त हो जाता है। तो अभी मैंने बताया विद्युत अपघट्य क्या होता है, जिसको हम लोग किसी विलायक में जब हम लोग घोलें तो क्या होगा, वो आयनों में विखंडित हो जाता है। जैसे सोडियम प्लस क्लोरीन का हमने एग्जांपल लिया था कि जब इसको एक्वस सॉल्यूशन बनाते हैं तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, सोडियम और क्लोरीन आयनों में टूट जाता है। और यही जो मुक्त आयन है ना, यही इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित होने के मुख्य कारक हैं, है ना। आयन क्या करते हैं, विद्युत आवेशों को ढोने का काम करते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर C क्या हो जाएगा, हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विद्युत अपघट्य को जल में घोलने पर वे आयनों में विभाजित हो जाते हैं। अब क्यों आयनों में विभाजित होता है ये पूछ रहा है, तो आयनों में विभाजित इसलिए हो जाते हैं, तो पहला ऑप्शन कह रहा है आपका कि वे अस्थायी होते हैं। ये अस्थायी तो सारे होते हैं, लेकिन आयनों में क्यों विभक्त होते हैं, ये रीजन जो है ये सुटेबल नहीं है। फिर कह रहा है कि जल उन्हें घोल लेता है, ये भी बिल्कुल सही बात नहीं है। फिर कह रहा है प्रतिकर्षण बल बढ़ जाता है, ये भी सही बात नहीं है। फिर कह रहा है कि विद्युत स्थैतिक आकर्षण बल
को जल द्वारा तोड़ा जा सकता है। बिल्कुल सही बात है। देखिए जल के अंदर एक खासियत होता है कि वो क्या करता है, विद्युत स्थैतिक आकर्षण बल यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को क्या करता है, तोड़ देता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को कमजोर कर देता है और उसको तोड़ देता है ना। और जिस कारण से जो यहाँ पे आयंस हैं, जैसे सोडियम और क्लोरीन का एग्जांपल ले लेते हैं, इसमें क्या होगा, इसमें स्ट्रॉन्ग आयनिक बॉन्ड लगा हुआ है और जब इसको जल में घोलेंगे तो क्या होगा, ये टूट जाएगा। और किस तरीके से बनेगा तो जरा यहाँ समझ लिए। देखिए सोडियम जो है ना प्लस चार्ज है और इसीलिए इसके चारों तरफ क्या रहेंगे, चारों तरफ माइनस चार्ज वाले जल के घटक मिल जाएंगे। यानी कि यहाँ पे आ जाएगा चारों तरफ से O माइनस, यहाँ से O माइनस, सॉरी OH माइनस, OH माइनस यहाँ भी रहेगा, यहाँ से भी OH माइनस आ जाएगा, यहाँ पे भी OH माइनस आ जाएगा, यहाँ पे भी OH माइनस आ जाएगा। ठीक है। और जब क्लोरीन है इसके चारों तरफ क्या आ जाएंगे, क्लोरीन ऋणात्मक है इसलिए इसके चारों तरफ से प्लस आयन आ जाएंगे और इस तरीके से क्या हो जाएगा, एक फॉर्मेशन हो जाएगा और ये जल में क्या हो जाएंगे, घुल जाएंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा H प्लस। देखिए हमें मालूम है कि प्लस और माइनस क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो इस तरीके का कुछ हमारा फॉर्मेशन होगा जल में, जब ये जल में घुलेंगे तो। ठीक है, यानी कि हमारा डी नंबर ऑप्शन इसका क्या है, करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि प्रबल वैद्युत अपघट्य वे हैं जो, प्रबल वैद्युत अपघट्य कौन है, जो कह रहा है कि जल में शीघ्र घुल जाते हैं। फिर कह रहा है कि वैद्युत धारा प्रवाहित करते हैं। फिर कह रहा है कि उच्च तनुता पर आयनों में विभक्त हो जाते हैं। देखिए प्रबल वैद्युत अपघट्य वे है ना जो क्या करते हैं, सभी तनुताओं पर, यानी कि जो एट ऑल डाइल्यूशन, यानी सभी तनुताओं पर क्या करते हैं, आयनों में टूट जाते हैं ना। एक डेफिनिट डाइल्यूशन नहीं होता है, किसी भी तनुता पर ये क्या होते हैं, आयनों में टूट जाते हैं। जैसे कि प्रबल वैद्युत अपघट्य में सोडियम क्लोराइड आ गया, फिर आ गया आपका ये KCl, फिर आ गया HCl, ये सब क्या है, प्रबल वैद्युत अपघट्य हैं। ये क्या होते हैं, आसानी से आयनों में टूट जाते हैं ना, और किसी भी तनुता पर टूटते हैं। ऐसा नहीं है कि ये डेफिनेट कुछ डाइल्यूशन होता है, यानी विलायक का कुछ निश्चित मात्रा मिलाएंगे तभी ये टूटेंगे आयनों में। ये विलायक की किसी भी मात्रा पर भी ये क्या होते हैं, आयनों में विखंडित हो जाते हैं, टूट जाते हैं ना। तो आपका राइट ऑप्शन क्या मिला, राइट ऑप्शन मिला आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। आपका 5th क्वेश्चन कह रहा है कि विलयन की चालकता समानुपाती होती है, यानी कि द कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्यूशन इज प्रोपोर्शनल टू। कंडक्टिविटी को पहले समझना जरूरी है ना। कंडक्टिविटी ये क्या होता है, कंडक्टिविटी को हिंदी में क्या कहते हैं, चालकता कहते हैं। चालकता का अर्थ होता है, सबसे पहले हम लोग चालकता को समझने से पहले जरा सा इधर समझ लेते हैं। देखिए प्रतिरोधकता क्या होता है, ठीक है, प्रतिरोधकता यानी कि इसको कहते हैं रेसिस्टिविटी, प्रतिरोधकता, रेसिस्टिविटी। जैसा कि आप लोग 10th क्लास में पढ़े हैं, रेसिस्टेंस का ही एक अंश होता है, हिस्सा होता है रेसिस्टिविटी। कैसे, तो देखिए हमें मालूम है रेसिस्टेंस जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ ऑफ कंडक्टर के, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, एरिया के, है ना। इसको अगर हम लोग फर्स्ट इक्वेशन माने, इसको सेकंड इक्वेशन, तो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से हम लोग देखेंगे क्या कि ये हमारा इक्वेशन बन गया R इज प्रोपोर्शनल टू L अपॉन A। अब यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी का जब भी चिन्ह हटाते हैं तो क्या आता है, एक कांस्टेंट आता है। तो यहाँ पे कांस्टेंट क्या आ जाएगा, R इक्वल टू रो L/A। और रो क्या है, हमारे पास कांस्टेंट है। रो को क्या कहते हैं, कांस्टेंट। इधर समझ लेते हैं, रो हमारे पास एक नियतांक है और इसी को कहते हैं हम लोग क्या, इसको कहते हैं हम लोग प्रतिरोधकता, प्रतिरोधकता, है ना, रेसिस्टिविटी कहते हैं इसी को हम लोग। अब जरा समझते हैं रेसिस्टिविटी का यहाँ से फॉर्मूला क्या निकलेगा, तो रेसिस्टिविटी का निकलेगा फॉर्मूला। आप इसको रेसिस्टिविटी को इधर ही रहने दीजिए और इन दोनों को क्या कीजिए, लेफ्ट साइड में भेज दीजिए। तो ये आ जाएगा आपका RA/L, ये आ जाएगा रेसिस्टिविटी का फॉर्मूला। अब चालकता का परिभाषा क्या होता है, चालकता का परिभाषा होता है कि प्रतिरोधकता के व्युत्क्रम को, यानी कि द रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टिविटी, है ना, प्रतिरोधकता के व्युत्क्रम को क्या कहते हैं, चालकता कहते हैं। यानी प्रतिरोधकता के व्युत्क्रम को चालकता कहते हैं, यानी कि कंडक्टिविटी K इक्वल टू आ गया हमारे पास फॉर्मूला क्या, 1/रो। और रो का हमने वैल्यू क्या निकाला, रो का वैल्यू हमने अभी निकाला, ये आपके सामने RA/L, यानी कि 1/RA/L। और ये L ऊपर चला जाएगा, ये हो जाएगा आपका फॉर्मूला 1/RL/A। अभी ज़रा ध्यान दीजिए,
ये 1/r है तो इसको लिखेंगे पर ओम, और L/A है तो इसका सेंटीमीटर होता है, इसका सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। ये कैंसिल हो जाएगा और आपका बनेगा पर ओम पर सेंटीमीटर। और इसको कहते हैं महो, पर ओम को क्या कहते हैं, महो, है ना, महो प्रति सेंटीमीटर। ये भी आपका यूनिट बन सकता है, या आपका यूनिट बन सकता है, इसको कहते हैं सीमेंस। प्रति ओम को क्या कहते हैं, सीमेंस। ये भी आपके एग्जाम में पूछ सकता है, सीमेंस प्रति सेंटीमीटर। तो ये एक आपको नया बात जानने को मिला, सीमेंस प्रति सेंटीमीटर भी क्या होता है, इसका मात्रक होता है। किसका मात्रक, तो चालकता का। चालकता का मात्रक क्या निकला, सीमेंस प्रति सेंटीमीटर, सीमेंस प्रति सेंटीमीटर। ठीक है, अब यहाँ पे सवाल में आते हैं। सवाल कह रहा है कि चालकता के किसके समानुपाती होता है, तो चालकता किसके समानुपाती होता है। पहला कह रहा है कि तन्यता के, फिर कह रहा है आयनों की संख्या के, फिर कह रहा है विद्युत घनत्व के, फिर कह रहा है विलयन के आयतन के। अभी जरा चालकता को हम लोग थोड़ा और स्पेसिफाई करते हैं। देखिए, चालकता को अगर हम लोग बेटर तरीका से समझें तो ये कहता है कि विलयन के इकाई घनत्व, विलयन के, एक और तरीके से इसको परिभाषित किया जा सकता है, विलयन के इकाई घनत्व, इकाई घनत्व में मौजूद आयनों के द्वारा चालन को क्या कहते हैं, हम लोग चालकता कहते हैं। मौजूद आयनों के द्वारा चालन को हम लोग क्या कहते हैं, चालकता कहते हैं। तो यहाँ पे क्या है, ये आयनों की संख्या पर निर्भर करता है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। छठा नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से सबसे अच्छा विद्युत का सुचालक कौन है। देखिए, सोडियम क्लोराइड यहाँ पे स्पेसिफाई नहीं है कि सॉलिड है या एक्वस सॉल्यूशन है। अगर यहाँ एक्वस रहता तब तो ये ठीक था, सॉलिड रहता तब तो ये करता ही नहीं, तो इसलिए ये ऑप्शन नंबर हमारा जो है इनकरेक्ट है। फिर कह रहा है कि बी नंबर ऑप्शन ग्रेफाइट, फिर कह रहा है क्या, हीरा, और फिर क्या कह रहा है, सोडियम। तो देखिए, सोडियम तो है नहीं, हीरा तो है नहीं, और क्या बच गया हमारे पास, ग्रेफाइट बच गया। तो यानी कि ये हमारा क्या होगा, राइट ऑप्शन होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। कह रहा है कि निम्न में सबसे खराब सुचालक कौन है। निम्न में सबसे खराब सुचालक कौन है। तो देखिए, खराब सुचालक का मतलब क्या, कुचालक। कुचालक मतलब नॉन कंडक्टर, और नॉन कंडक्टर को हम लोग क्या यूज करते हैं, एक और टर्म यूज करते हैं, इंसुलेटर। इसको हम लोग इंसुलेटर भी कहते हैं। तो बताना है कि इंसुलेटर कौन है। देखिए, इंसुलेटर का पहचान क्या होता है कि उसमें मुक्त आयन मौजूद नहीं रहते हैं, फ्री आयंस उसमें प्रेजेंट नहीं रहते हैं। यानी कि अब देखिए, इसमें से कौन सा है जिसमें फ्री आयन, इसमें तो ये सोडियम आयन बन गया, इसमें सोडियम आयन बन गया, इसमें पोटेशियम आयन और OH आयन बन गया। तो हमारे पास क्या बन गया, ये। देखिए, पहचान कैसे करेंगे, तो पहचान करेंगे, विद्युत का परिचालन वो करता है जो आयनिक यौगिक होता है। नॉर्मली क्या करते हैं, आयनिक यौगिक करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, ये आयनिक यौगिक है क्योंकि यहाँ पे बन गया आपका CH3COO पर एक माइनस और Na पर एक प्लस, ये आयनिक यौगिक हो गया आपका। फिर ये है आपका C2H5OH, यहाँ पे क्या है, C2H5OH में कोई आयन का फॉर्मेशन नहीं होगा, और ये NaCl में Na प्लस बनेगा और Cl माइनस बनेगा। KOH में अगर देखें तो K प्लस बनेगा, OH माइनस बनेगा। तो इससे हमें स्पष्ट हो गया कि ऑप्शन नंबर बी क्या है, हमारा करेक्ट है। जैसे मान लीजिए कि आपको KOH दे दिया, KCl दे दिया और NaCl दे दिया, और एक ऑप्शन दे दिया CH4। अब बताइए, इसमें से कौन सा विद्युत का परिचालन नहीं करेगा। आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्युत अपघटनी चालकता मापक है, मतलब विद्युत अपघटनी चालकता मापक है, किसकी चालकता की मापक है। तो पहला ऑप्शन है क्या, प्रतिरोध का, फिर कह रहा है विभव का, फिर कह रहा है सांद्रता का, और फिर कह रहा है आयनन का। तो ये है विभव का, यानी ऑप्शन नंबर बी क्या है, हमारा करेक्ट है। देखिए, ऐसे छोटे छोटे प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। इन प्रश्नों को आप नोट डाउन कर लीजिए अपने कॉपी में, और वीडियो को लाइक कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्या, 9th क्वेश्चन है, विद्युत अपघटन में ऑक्सीकरण एवं अपचयन क्रमशः होता है। देखिए, ऑक्सीकरण और अपचयन होता है। तो ऑक्सीकरण का जरा सा मतलब समझ लेते हैं। ऑक्सीकरण का मतलब क्या होता है, लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना। इलेक्ट्रॉन जब लूज होता है तो उसको क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण कहते हैं। ऑक्सीकरण यानी ऑक्सीडेशन कहते हैं। अवकरण किसको कहते हैं, तो अवकरण कहते हैं जब इलेक्ट्रॉन कोई पदार्थ गेन करता है तो उसको कहते हैं क्या, अवकरण, यानी कि रिडक्शन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना, इसको कहते हैं रिडक्शन। ठीक है, इसको रिडक्शन कहते हैं। सो कह रहा है कि आपका विद्युत अपघटन में ऑक्सीकरण और अवकरण
विद्युत अपघटन में ऑक्सीकरण और अपचयन क्रमशः होता है, कहाँ होता है, एनोड और कैथोड पर, कैथोड और एनोड पर। फिर कह रहा है दोनों इलेक्ट्रोडों पर, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है दोनों इलेक्ट्रोडों पर, और ये दोनों में से कोई एक ऑप्शन होगा, ये तो ऑप्शन हमारा इनकरेक्ट हो गया डायरेक्टली। तो इसमें जो है आपका एनोड पर क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है, और कैथोड पर क्या होता है, अवकरण होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए क्या है, करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। विद्युत अपघटन के नियम दिए थे, विद्युत अपघटन के नियम किसने दिए थे, तो फैराडे ने दिए थे। अब फैराडे ने विद्युत अपघटन के क्या नियम दिए थे, इसको कहते हैं फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। इसको जरा हम लोग डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं कि इन्होंने क्या क्या नियम दिए थे। देखिए फैराडे ने इलेक्ट्रोलाइसिस यानी विद्युत अपघटन के, किसके, विद्युत अपघटन के, इलेक्ट्रोलाइसिस कहते हैं इसको इंग्लिश में, दो नियम दिए थे, है ना। पहला नियम कहता है कि किसी विद्युत अपघटन की क्रिया में, यानी किसी इलेक्ट्रोलाइसिस की क्रिया में, किसी इलेक्ट्रोलाइसिस की क्रिया में इलेक्ट्रोड पर मुक्त पदार्थ, यानी कि जो पदार्थ इलेक्ट्रोड पर क्या होता है, जमा होता है। अब इलेक्ट्रोड मतलब क्या, इलेक्ट्रोड मतलब आपका, इलेक्ट्रोड मतलब जो एक होता है आपका धनोड और एक होता है ऋणोड, इसको कहते हैं हम लोग, एक को एनोड और दूसरे को क्या कहते हैं हम लोग, कैथोड कहते हैं। इस पर जो पदार्थ जमा होता है, कोई भी पदार्थ अगर इसमें से इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं तो इसमें क्या होगा, या तो धनोड पर जमा होगा या तो ऋणोड पर जमा होगा। तो जो पदार्थ जमा होता है उसका द्रव्यमान यानी उसका मास, मास ऑफ सब्सटेंस डिपोजिटेड, किस पर डिपोजिटेड, डिपोजिटेड एट इलेक्ट्रोड्स, है ना, डिपोजिटेड एट इलेक्ट्रोड्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, किसके समानुपाती होता है, सीधे विद्युत धारा की मात्रा के समानुपाती होता है, अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। चलिए एक बात समझ में आ गया हमें, अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, एक बात हमें समझ में आ गया क्या, कि इनका फर्स्ट नियम क्या कहता है, फर्स्ट नियम कहता है कि किसी विद्युत अपघटन की क्रिया में, यानी कि इन एन इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस द अमाउंट ऑफ द मास ऑफ सब्सटेंस डिपोजिटेड एट इलेक्ट्रोड्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास्ड थ्रू इट, यानी कि जो हम लोग यहाँ पे पदार्थ जमा होगा वो किसके सीधा समानुपाती होता है, तो वो सीधा समानुपाती होता है किसके, इलेक्ट्रिसिटी के। यानी कि हमारा कंस्ट्रक्ट क्या बना, एम जो है सीधा समानुपाती होता है किसके, क्यू के, क्यू यानी कि अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। चलिए इसको हम लोग थोड़ा इक्वेशन बनाते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे इक्वेशन हमारा क्या बनेगा, इक्वेशन बनेगा कि एम सीधा समानुपाती है किसके, एम सीधा समानुपाती है क्यू के, और क्यू क्या है, क्यू है इलेक्ट्रिसिटी का अमाउंट, यानी कि अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ना। अब देखिए ये आ गया आपका m बराबर z इंटू क्यू, और z क्या है, समानुपातिक नियतांक है, ये हमारा नियतांक आ गया। जैसे ही हम लोग चिन्ह हटाते हैं तो क्या आता है, नियतांक लग जाता है, तो ये आपका नियतांक लग गया। अभी जरा यहाँ समझने वाला बात देखिए, क्या समझने वाला बात यह है कि m और q दोनों के बीच में क्या रिलेशन मिल गया हमें, m बराबर z इंटू क्यू। ये तो आपको छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को सॉल्व करने में हेल्प करेगा, लेकिन इसमें प्रश्न किस तरीके से पूछ सकता है आपको, तो प्रश्न पूछ सकता है कि विद्युत धारा का मान दे दिया, जैसे I का मान दे दिया 5 एम्पियर, और कहता है कि इसको 30 मिनट तक प्रवाहित किया जा रहा है, तो बताएं कि इस विलियन में, एक विलियन दे देगा आपको कोई भी, जैसे CuSO4 का विलियन दे देगा या फिर Na2SO4 का विलियन दे देगा, और कहेगा कि बताइए कि सोडियम का कितना मात्रा उस पर डिपोजिट होगा उसके इलेक्ट्रोड पर। तो इस तरीके के प्रश्न आपको एग्जाम में देंगे। अभी जरा हम लोग जानते हैं Q और I में रिलेशन क्या है। तो Q बराबर हम लोग क्या पढ़े हैं, इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ चुके हैं, Q बराबर IT, यानी कि ये अगर फर्स्ट इक्वेशन माने, इसको सेकंड इक्वेशन माने, तो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से हमें क्या नया इक्वेशन मिल गया, नया इक्वेशन मिल गया m बराबर ZIT। और Z को क्या कहते हैं, तो Z को कहते हैं समानुपातिक नियतांक, या Z को एक और नाम से जानते हैं, Z को कहते हैं हम लोग विद्युत रासायनिक तुल्यांक, विद्युत रासायनिक तुल्यांक, ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, ठीक है।
ये इसको कहते हैं जेड को। ठीक है, अभी ज़रा ध्यान दीजिए, इसमें आपका जो क्वेश्चन है ना और डिफरेंट कर सकता है। जैसे कह सकता है कि 5 एम्पियर की धारा किसी कॉपर सल्फेट के विलयन से प्रवाहित कर रहे हैं, 30 मिनट के लिए कर रहे हैं, तो कहेगा कि कॉपर का इक्विवेलेंट मास निकालें, यानी कि तुल्यांक द्रव्यमान निकालें, तुल्यांक या तुल्य द्रव्यमान निकालें। तो तुल्यांक द्रव्यमान को हम लोग किससे सूचित करते हैं? ई से सूचित करते हैं। अभी देखिए ये आपका फॉर्मूला कैसे टर्न होता है। ई बराबर होता है जेड इंटू 96500, है ना। और ये 96500 क्या है? एक फैराडे का ये आवेश है। एक फैराडे पर कितना आवेश होता है? तो 96500 कूलम्ब, है ना। अभी इसको आप इधर भेज दीजिए, जेड का वैल्यू आ जाएगा, तो जेड इक्वल टू हो जाएगा E/96500, है ना। अब इसको हम लोग क्या करते हैं? जेड से हटाते हैं। ये आपका क्या है? सेकंड इक्वेशन है, फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड इक्वेशन है, और ये हमारा इसका कॉन्स्ट्रक्ट बना, यानी एक और नया इक्वेशन बनाया हमने, इसको थर्ड इक्वेशन मान लेते हैं। अभी देखिए थर्ड इक्वेशन में जेड का वैल्यू पुट करने पर, यानी कि यहाँ पे लिखते हैं हम लोग पुटिंग जेड इन थर्ड इक्वेशन, क्या मिलेगा हमें? ज़रा ध्यान से देखिए। तो जेड को पुट करेंगे तो ये हमारा फॉर्मूला बन जाएगा M = EIT अपॉन 96500, है ना। ये फॉर्मूला मिल गया। और E क्या है बताइए? E है तुल्यांक भार या इक्विवेलेंट वेट कहते हैं इसको, इक्विवेलेंट वेट कहते हैं, है ना। और I क्या है? इलेक्ट्रिसिटी है। T क्या है? टाइम है। M क्या है? मास डिपोजिटेड, है ना, कितना द्रव्यमान उस पर जमा हो रहा है। तो ये था हमारा क्या? फैराडे का फर्स्ट लॉ। और फैराडे का फर्स्ट लॉ जो है बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा हुआ है, और इस बार भी चांसेस हैं कि इससे या तो एक न्यूमेरिकल पूछेगा, या तो इससे 2 ऑब्जेक्टिव पूछेंगे, या इससे आपका पूरा जो है ये फैराडे का जो लॉ है यही पूरा, या न्यूमेरिकल पूछ सकते हैं इसके रिगार्डिंग, है ना। चलिए नेक्स्ट इसका लॉ समझते हैं, पहले इसको इरेज कर लेते हैं ना। इसका सेकंड लॉ है फैराडेज सेकंड लॉ, है ना। सेकंड लॉ क्या कहता है? सेकंड लॉ कहता है कि मान लीजिए हमारे पास 2 इलेक्ट्रोलाइट है ना, 2 इलेक्ट्रोलाइट है, ये फर्स्ट इलेक्ट्रोलाइट है और ये सेकंड इलेक्ट्रोलाइट है, ऐसा एज्यूम कर लेते हैं, सेकंड इलेक्ट्रोलाइट है। तो फैराडे का जो सेकंड लॉ है वो कहता है कि दो अलग अलग वैद्युत अपघट्यों से, 2 अलग अलग वैद्युत अपघट्यों से समान विद्युत धारा प्रवाहित करने पर, समान विद्युत धारा प्रवाहित करने पर, विद्युत धारा प्रवाहित करने पर अभी देखिए 2 है ना, तो 2 विद्युत अपघट्य हैं, तो हमारे पास 2 द्रव्यमान डिपोजिट होंगे, यानी कि जमा द्रव्यमान, यानी कौन? डिपोजिटेड जो मास है किसका? जो भी हमारे पास उसमें यौगिक है उसका जमा द्रव्यमान, डिपोजिटेड मास किसके सीधा समानुपाती होता है? तो ये सीधा समानुपाती होता है तुल्यांकी भार के। यानी कि अगर हम लोग मान लेते हैं हमारे पास M1 M2 क्या है? ये क्या है? ये द्रव्यमान है, तो ये सीधा समानुपाती किसके हो जाएगा? M1 समानुपाती हो जाएगा किसके? E1 के, और M2 समानुपाती हो जाएगा किसके? E2 के समानुपाती हो जाएगा। अब जरा यहाँ पे समझ लेते हैं, यहाँ पे M1 को समानुपातिक चिन्ह हटाएंगे तो K लग जाएगा यहाँ पे E1, और M2 समानुपातिक चिन्ह लगाएंगे, क्या लग जाएगा? K E2। और दोनों से समीकरण 1 और 2 से अगर हम लोग सॉल्व करें तो समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से हमारे पास क्या बनेगा? M1 अपॉन M2 इक्वल टू E1 अपॉन E2। हमने क्या किया? समीकरण 1 और 2 को डिवाइड कर दिया, तो ये क्या आ गया हमारे पास? क्या? M1 अपॉन M2 बराबर E1 अपॉन E2। यानी हम लोग यहाँ पे एक और अपना कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं कि जो डिपोजिटेड सब्सटेंस होते हैं ना, उनके द्रव्यमानों का अनुपात उनके तुल्यांक द्रव्यमानों के अनुपात के बराबर होता है। आया समझ? तो ये हमको एक क्या मिल गया? इसमें कॉन्सेप्ट मिल गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये कह रहा है कि फैराडे का प्रथम नियम है। फैराडे का फर्स्ट लॉ क्या है? तो फैराडे का फर्स्ट लॉ है कि जो मास ऑफ डिपोजिटेड सब्सटेंस होता है ना, यानी कि जो जमा होता है इलेक्ट्रोडों पर पदार्थ जो जमा होता है उसका द्रव्यमान, जमा पदार्थ का द्रव्यमान किसके सीधा समानुपाती होता है? तो ये समानुपाती होता है क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि उसके मात्रा के बराबर होता है।
अब यहाँ पे हटाते हैं इस चिन्ह को, तो जेड और क्या आएगा क्यू। जेड क्या है, जेड को मैंने बताया था इलेक्ट्रोकेमिकल कांस्टेंट यानी कि विद्युत रासायनिक तुल्यांक है ना। तो एम बराबर आ जाएगा क्यू जेड, और क्यू बराबर किसके हैं, क्यू बराबर आई टी के है। तो यहाँ पे एक और फॉर्मूला हमारा बन गया एम बराबर जेड आई टी। अब ये जो फॉर्मूला है ना, ये आप फॉर्मेट ढूंढिए किसमें, इसमें दे रखा है क्या, तो बिल्कुल दे रखा है एम बराबर ई सी टी। और यहाँ पे क्या दे रखा है ई है हमारे पास जेड का वैल्यू, और सी क्या है, सी है आई का वैल्यू, और टी क्या है, टी है आपका टाइम। तो ये हमारा बी नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युत रासायनिक तुल्यांक का मात्रक है, यानी कि इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंस, इसका मात्रक क्या होता है। तो इसका मात्रक होता है आपका ग्राम प्रति कूलम्ब। क्या होता है, ग्राम प्रति कूलम्ब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक फैराडे बराबर होता है, एक फैराडे किसके बराबर होता है, चलिए समझ लेते हैं एक फैराडे का कंसेप्ट क्या है। एक फैराडे है ना, एक फैराडे कहता है कि एक मोल इलेक्ट्रॉन पर, एक मोल इलेक्ट्रॉन पर मौजूद कुल आवेश को क्या कहते हैं, कुल आवेश को एक फैराडे कहते हैं, है ना। ये डेफिनेशन होता है एक फैराडे का। अभी जरा समझ लीजिए, एक मोल इलेक्ट्रॉन मतलब कितने इलेक्ट्रॉन, एक मोल इलेक्ट्रॉन बराबर होता है 6.022 इंटू 10⁻23 इलेक्ट्रॉन। और एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, तो एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है 1.67 इंटू 10⁻19 कूलम ये होता है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो एक मोल इलेक्ट्रॉन बराबर आ जाएगा। तो एक मोल इलेक्ट्रॉन बराबर ये होता है एक फैराडे के, और बराबर हो जाएगा कितने के, 6.022 इंटू 10⁻23 और इंटू 1.67 इंटू 10⁻−19। और इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 96500, और क्या होगा ये कूलम्ब लगभग में आएगा आपका ना। ये सॉल्व करेंगे तो इतना कूलम्ब लगभग आएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी क्या है हमारा, करेक्ट ऑप्शन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि फैराडे की इकाई क्या है, यानी कि व्हाट इज द यूनिट ऑफ फैराडे। तो फैराडे का मैंने बताया कि प्रति मोल इलेक्ट्रॉन में मौजूद आवेश को क्या कहते हैं, फैराडे कहते हैं। तो यानी कि इसका यूनिट हो जाएगा कूलम्ब प्रति मोल, यानी ऑप्शन नंबर सी क्या होगा हमारा, करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हमारा सेल स्थिरांक को जरा हम लोग समझ लेते हैं। सेल स्थिरांक यानी कि हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, आर क्या होता है, आर समानुपाती होता है एल के, और आर व्युत्क्रमानुपाती यानी कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है ए के, यानी कि एरिया ऑफ कंडक्टर के। अब जरा इसको हम लोग मिलाते हैं तो ये बन जाएगा आर इक्वल टू रो एल बाई ए। और हमने क्या पढ़ा था, चालकता का फॉर्मूला पढ़ा था 1/रो, और 1/रो किया था तो कितना आया था 1/r एल बाई ए, ये आया था हमारा फॉर्मूला। अब जरा यहाँ से समझते हैं, ये जो 1/r है ना, ये रेसिस्टेंस का रेसिप्रोकल है, और ये L/A है ना, इसी को क्या कहते हैं हम लोग, जी कहते हैं। जी यानी कि सेल कांस्टेंट, क्या कहते हैं, सेल कांस्टेंट या सेल स्थिरांक कहते हैं, इसी को क्या कहते हैं, सेल स्थिरांक, है ना। किसी भी सेल में ये क्या रहता है, फिक्स्ड रहता है, इसका लेंथ भी फिक्स्ड रहता है, और इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया दोनों क्या रहता है, फिक्स रहता है, क्रॉस सेक्शनल एरिया, है ना, ये दोनों फिक्स रहता है। तो इसलिए इसको क्या कहते हैं हम लोग, सेल स्थिरांक कहते हैं, सेल के लिए फिक्स रहता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हमारा कि विद्युत अपघट्य के विलयन में मोलर चालकता में तनुकरण द्वारा वृद्धि का कारण क्या है। तो जरा हम लोग समझते हैं मोलर चालकता, पहले मोलर कंडक्टिविटी कहते हैं इसे इंग्लिश में, इसका मीनिंग क्या है ये समझते हैं हम लोग। मोलर कंडक्टिविटी, देखिए मोलर कंडक्टिविटी कहते हैं कि किसी विलयन में 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट, कितना मोल, 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट मिलाने से, 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट मिलाने से उत्पन्न चालकता को क्या कहते हैं, मोलर चालकता कहते हैं,
1 मोल इलेक्ट्रोलाइट ऐड कर दिया, उसकी चालकता को क्या कहते हैं, मोलर चालकता कहते हैं। अभी जरा समझ लीजिए मोलर चालकता। मोलर चालकता को लैम्डा एम से सूचित करते हैं और लैम्डा एम बराबर होता है K/C। यहाँ पे इस फॉर्मूला के लिए जो C है ना, ये सांद्रता को डिनोट करता है और K तो हमें मालूम है, K क्या होता है, चालकता होता है, कंडक्टिविटी। C क्या होता है, सांद्रता। लेकिन जो सांद्रता है ना, ये किस में रहेगा, सांद्रता रहेगा मोल प्रति सेंटीमीटर क्यूब में, मोल प्रति लीटर में नहीं, मोल प्रति लीटर में अगर ये करना होगा तो ये हो जाएगा फिर मोलरता। यानी कि जब हमारा ये फॉर्मूला लैम्डा एम इक्वल टू, इस फॉर्मूला को दूसरे तरीके से लिखते हैं K/C। मान लीजिए K किस में है, लीटर में है, तो लीटर में है तो ऊपर क्या करेंगे, 1000 से गुणा कर देंगे, ठीक है। और लीटर में अगर ये रहता है सांद्रता तो इसको कहते हैं हम लोग क्या, मोलरता कहते हैं। यानी अगर मोलरता दिया हुआ है तो ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, अगर मोल प्रति सेंटीमीटर क्यूब दिया हुआ है तो हमारा ये वाला फॉर्मूला करेक्ट हो जाएगा। तो हम लोग इसको समझ पाए। अभी चलिए समझते हैं ये C का वैल्यू क्या होता है। C को हम लोग समझे हैं कि मोलरता होता है विलेय के मोलों की संख्या और 1 लीटर विलेयन में, यानी 1 लीटर जो हमारा सॉल्यूशन विलायक है, सॉल्वेंट कितना, 1 लीटर है ना, और इसमें विलेय के मोलों की संख्या यानी कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, इसी को क्या कहते हैं, मोलरता कहते हैं। अभी जरा यहाँ समझ लीजिए, 1 लीटर यानी कि ये नीचे वॉल्यूम रहेगा और ऊपर क्या रहेगा, मोलों की संख्या। अब यहाँ पे पुट करेंगे इसको तो लैम्डा एम बराबर हो जाएगा हमारे पास K और इंटू 1000 और हमारे पास फॉर्मूला बन जाएगा ये आपका N नीचे और ऊपर चला जाएगा V। यानी अभी कह रहा है, ये क्वेश्चन पे आते हैं, हमारा ऑब्जेक्टिव प्रश्न क्या कह रहा है कि विद्युत अपघट्य के विलयन में तनुकरण द्वारा मोलर चालकता में क्या होता है, वृद्धि होता है, इसका कारण क्या है। तो तनुकरण द्वारा मोलर चालकता में वृद्धि होता है, इसका कारण क्या है। देखिए तनुकरण करते हैं ना तो सॉल्वेंट को मिलाते हैं, किसको मिलाते हैं, सॉल्वेंट को ऐड करते हैं और सॉल्यूट की संख्या क्या होती है, कम होती जाती है। तनुकरण में हम लोग विलायक को ऐड करते हैं, विलायक की मात्रा को बढ़ाते हैं, और जब विलायक की मात्रा बढ़ाएंगे ना तो आयतन तो सीधे सीधे बढ़ेगा, क्योंकि आयतन जो है विलायक की मात्रा पर निर्भर करता है, ठीक है। विलायक की मात्रा जो है बहुत तेजी से बढ़ेगी जब हम लोग तनुकरण करेंगे। लेकिन यहाँ पे एक और बात है जिसको समझना जरूरी है, ये जो K का वैल्यू है ना, ये घटता है जब तनुकरण करते हैं, लेकिन उतना तेजी से नहीं घटता है जितना तेजी से V का मान बढ़ता है। इस कारण से दोनों का रिजल्टेंट जो है ना, ये V के तरफ शिफ्ट हो जाता है और इस कारण से आयतन जो है बढ़ने लगता है और मोलर चालकता भी बढ़ने लगता है, ठीक है। तो आपका इसमें आयतन जो है ना, कोई ऑप्शन में नहीं दिया है, आपका E नंबर ऑप्शन यहाँ पे होना चाहिए था जिसमें वॉल्यूम होता है ना, वॉल्यूम में इंक्रीज, यानी वॉल्यूम में इंक्रीज होता है जिस कारण से क्या होता है, इसमें मोलर चालकता में क्या होती है, वृद्धि होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि जब 1 एम्पियर की धारा 1 सेकेंड तक किसी चालक में बहती है, कितनी, 1 एम्पियर की धारा किसी चालक में 1 सेकेंड के लिए बहती है, तो इस मात्रा को क्या कहते हैं, विद्युत धारा की इस मात्रा को क्या कहते हैं, इस मात्रा को कहते हैं। देखिए 1 सेकेंड दे रखा है ना, टाइम दे रखा है और आई दे रखा है। हमें मालूम है Q जो है ना, I इंटू टी, यानी I और T का प्रोडक्ट है, तो ये 1 एम्पियर इंटू 1 सेकेंड, ये हमारा क्या बन गया, ये हमारा बन गया Q, यानी कि आवेश बन गया है ना। तो आपका ऑप्शन नंबर कितना है, B नंबर ऑप्शन क्या है, करेक्ट है, ये कूलॉम्ब यानी कि आवेश, ठीक है, इसका निर्माण होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। ये कह रहा है कि 1 इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है, तो 1 इलेक्ट्रॉन पर हमें पहले ही मालूम है कि 1.6 × 10⁻⁻19 कूलॉम्ब आवेश पाया जाता है, तो ये आपका ऑप्शन करेक्ट है। ये इस क्वेश्चन के आने के चांसेस जो हैं अधिक हैं, ये VVI प्रश्न है आपके लिए, है ना। ये फिजिक्स में या केमिस्ट्री में पूछ सकता है, किसी भी में एक में पूछेगा जरूर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विशिष्ट प्रतिरोध की इकाई क्या है। विशिष्ट प्रतिरोध यानी कि स्पेसिफिक रेसिस्टेंस कहते हैं इसको, स्पेसिफिक रेसिस्टेंस ना, विशिष्ट प्रतिरोध है ना। तो विशिष्ट प्रतिरोध के लिए क्या है, इसी को हम लोग एक और नाम से जानते हैं, किसके, रेसिस्टिविटी ना। रेसिस्टिविटी को हिंदी में क्या कहते हैं, प्रतिरोधकता कहते हैं। चलिए इसका हम लोग मात्रक समझ लेते हैं, प्रतिरोधकता। प्रतिरोधकता का अभी हमने फॉर्मूला क्या निकाला था, रो बराबर RA/L, ये हमारा आया था। यानी कि इसका क्या बनेगा, R का बनता है ओम, है ना, और R का ओम बनता है, और A का होता है सेंटीमीटर स्क्वायर और L का होता है सेंटीमीटर, यानी रो और सेंटीमीटर स्क्वायर से सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा सेंटीमीटर। ओम सेंटीमीटर बनेगा, यानी ऑप्शन नंबर C क्या हो जाएगा, हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जब सोडियम सल्फेट के विलयन का विद्युत अपघट्य किया जाता है, सोडियम सल्फेट यानी कि Na2SO4, इसका वैद्युत अपघटन किया जाता है यानी इसको तोड़ा जाता है, तो जलीय विलयन का वैद्युत अपघट्य किया जाता है तो कैथोड पर मिलेगा, कैथोड पर क्या मिलेगा, सोडियम सल्फेट को तोड़ रहे हैं ना, तो सोडियम सल्फेट को तोड़ रहे हैं तो एनोड पर तो मालूम है सोडियम मिलेगा, कैथोड पर क्या मिलेगा, कैथोड पर मिलेगा SO2, आपको क्या मिलेगा SO2, यानी ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। ये देखिए, ये है आपका क्या, इसको कहते हैं, एक मिनट, ये है आपका, इसको कहते हैं हम लोग मानक इलेक्ट्रोड विभव, मानक इलेक्ट्रोड विभव यानी कि स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब इसका रोल क्या है, देखिए इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आपको हेल्प करता है किसमें, ये पता करने में कि कौन कौन इलेक्ट्रोड पर जाएगा, कौन कैथोड पर जाएगा। अभी जरा ध्यान दीजिए, पिछले क्वेश्चन में हमने पढ़ा था कि सोडियम सल्फेट का करते हैं ना, Na2SO4 का करते हैं हम लोग वैद्युत अपघटन, तो Na2SO4 का वैद्युत अपघटन करेंगे तो इसमें जल का भी तो वैद्युत अपघटन होगा, इसका जलीय विलयन है तो जल भी तो टूटेगा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। अभी देखिए इसमें हमें ये बताता है लिस्ट कि जिसका सबसे कम होगा ना, जिसका मानक इलेक्ट्रोड विभव सबसे कम होगा वो क्या होगा, वो किस पर जाएगा, तो वो जाएगा आपका एनोड पर, और जिसका कम होगा वो किस पर जाएगा, वो जाएगा कैथोड पर। तो यहाँ जरा ध्यान से देखिए, इसमें सबसे कम किसका जा रहा है, सबसे कम जा रहा है आपका हाइड्रोजन का, और इसलिए हाइड्रोजन किधर जाएगा, एनोड पर जाएगा, हाइड्रोजन किधर जाएगा, एनोड पर। तो ये आपको पता करने में हेल्प करता है। देखिए जिसका कम होता है वो किधर जाएगा, कम होता है वो एनोड पर, और जिसका अधिक होता है वो किधर जाएगा, वो जाएगा कैथोड पर। तो इसलिए आप इस टेबल का यूज कर सकते हैं ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपको कि 3 एम्पियर की विद्युत धारा को 50 मिनट तक प्रवाहित करने पर, यानी कि एम्पियर दे रखा है, आई का वैल्यू 3 है ना, और फिर कह रहा है 50 मिनट तक, यानी कि टाइम दे रखा है कितना 50 मिनट, और फिर कह रहा है कि एक धातु के 1.8 ग्राम जमा होते हैं, यानी एम का वैल्यू दे रखा है कितना 1.8 ग्राम, और यहाँ पे 50 मिनट कह रहा है, तो मिनट को पहले तो क्या करेंगे हम लोग सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे, 50 × 60, ये हो जाएगा आपका 3000 सेकंड, 3000 सेकंड। अभी देखिए हम लोग फॉर्मूला पढ़े हैं किसका, तुल्यांकी भार निकालने का। क्या फॉर्मूला पढ़े हैं, m बराबर EIT/96500। इसको सॉल्व करेंगे ना तो आपका आंसर कितना आएगा 19.3। ई का वैल्यू कितना निकालना है ना हमें, ई का वैल्यू, तो सबको इधर टर्न कर देते हैं, तो ये हो जाएगा m × 96500, और IT नीचे आ जाएगा आपका, इसमें m का वैल्यू पुट कर देंगे, I का वैल्यू पुट कर देंगे, T का वैल्यू पुट कर देंगे, आंसर क्या आएगा 19.3। कमेंट करके हमें बताइए कि आपका आंसर आया, अगर आपका आंसर डिफरेंट आता है तो भी हमें कमेंट के द्वारा बताइए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन है आपका कि 96,500 कूलम, 96,500 कूलम मतलब कितना, 1 फैराडे, ऑलवेज रिमेंबर 1 फैराडे बराबर कितना 96,500 कूलम, विद्युत धारा CuSO4 के घोल से मुक्त करती है कितना, कॉपर को मुक्त करती है, ये हमें पता करना है। चलिए CuSO4 को पहले समझते हैं। देखिए CuSO4 में Cu2+ होता है, और ये जब 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो क्या बनाता है, ये Cu बनाता है, कॉपर बनाता है, ठीक है। यानी कॉपर जो है 2 मोल इलेक्ट्रॉन के द्वारा क्या होता है, अपघटित होकर के 63.5 ग्राम कॉपर का निर्माण करता है ना। कितने मोल इलेक्ट्रॉन द्वारा, 2 मोल इलेक्ट्रॉन द्वारा अपघटित होकर के 63.5 ग्राम, और 2 मोल इलेक्ट्रॉन मतलब 2 फैराडे, 2 फैराडे मतलब 2 × 96,500 कूलम्ब है ना, 2 × 96,500 कूलम्ब द्वारा क्या बनाता है 63.5 ग्राम क्या बनाता है, कॉपर बनाता है। तो 1 फैराडे यानी कितना, 1 फैराडे यानी 96,500 कूलम्ब में कितना बनाएगा, तो 2 को आप इधर भेज दीजिए, 63.5/2, ये हो जाएगा आपका कितना 31.75। तो आपका राइट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है कि चालकता की इकाई क्या है, यानी कि व्हाट इज द यूनिट ऑफ कंडक्टिविटी, ठीक है। तो चालकता की इकाई पता करनी है। चालकता हमने क्या पढ़ा था, चालकता हमने पढ़ा था K = 1/ρ, और 1/ρ का वैल्यू रखेंगे यहाँ पे, ये हो जाएगा 1/r, और ये हो जाएगा L/A, यानी कि 1/r को क्या लिखते हैं, प्रति ओम, और L/A में सेंटीमीटर होता है, ये सेंटीमीटर स्क्वायर होता है, यानी प्रति ओम
और सेंटीमीटर से सेंटीमीटर का ये जो स्क्वायर है ये कैंसिल हो जाएगा प्रति सेंटीमीटर। अभी देखिए आपका कौन सा ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन नंबर सी क्या है, करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है कि मोलर चालकता की इकाई क्या है। मोलर चालकता भी हम लोग पढ़े हैं। मोलर चालकता को लिखते हैं लैम्डा एम इक्वल टू के अपॉन सी, और के क्या है, के है चालकता। चालकता का इकाई हमने निकाला अभी प्रति ओम प्रति सेंटीमीटर, और ये क्या है, कंसंट्रेशन है। कंसंट्रेशन का क्या होता है, कंसंट्रेशन यानी कि सांद्रता। तो सांद्रता क्या हमने पढ़ा, सांद्रता का हमने पढ़ा एन अपॉन कितना, एन अपॉन वी पढ़ा था, ठीक है। एन का क्या होता है, ये नंबर ऑफ मोल है यानी मोल, और वी का क्या होता है, सेंटीमीटर क्यूब। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा आपका प्रति ओम, और ये हो जाएगा प्रति सेंटीमीटर यानी सेंटीमीटर नीचे जाएगा, और ये मोल अपॉन सेंटीमीटर क्यूब आया, मोल अपॉन सेंटीमीटर क्यूब। तो ये आपका सेंटीमीटर क्यूब में से एक कम हो जाएगा सेंटीमीटर के चलते, और ये हो जाएगा प्रति ओम प्रति मोल, और सेंटीमीटर क्यूब में से एक कम हुआ तो सेंटीमीटर स्क्वायर बचेगा, ये सेंटीमीटर स्क्वायर ऊपर चलाएगा। अभी देखिए आपका कौन सा ऑप्शन सही है, प्रति ओम प्रति मोल और सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी ऑप्शन नंबर डी क्या है, करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। 25वां क्वेश्चन है आपका कि तुल्यांकी चालकता का इकाई क्या है। तुल्यांकी चालकता मतलब इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी का इकाई क्या है, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी का इकाई होता है आपका प्रति ओम सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति इक्विवेलेंट। इसका पहचान क्या है, इक्विवेलेंट इसमें दिया रहता है ना, यही इसका आइडेंटिटी है, इसको पता करने का है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कोहलराउस का नियम क्या है, यानी कोहलराउस लॉ। ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए इसको समझते हैं बिना समय गंवाए। कोहलराउस लॉ है ना, ये क्या है, तो ये कहता है कि किसी विलयन में अनंत तनुता पर विलयन की मोलर चालकता यानी कि लैम्डा एम लिख देते हैं सीधे। मोलर चालकता किसके बराबर होती है, किस पर, अनंत तनुता पर, यानी कि इसको इन्फिनिटी लिखते हैं। विलयन की मोलर चालकता बराबर होती है उसके आयनों के मोलर चालकता के योग के बराबर। मोलर चालकता के योग के बराबर, ये होता है नियम, योग के बराबर, है ना। ये आपका नियम हो गया। अब जरा समझते हैं इसमें कैसे बनेगा। तो ये बनेगा लैम्डा एम एट इन्फिनिटी, यानी कि अनंत मोलर चालकता, यानी कि इनफाइनाइट मोलर कंडक्टिविटी इसको कहते हैं। और आयनों के कह रहे हैं, यानी एक धनायन होगा एक ऋणायन होगा, यानी लैम्डा एक प्लस बनेगा और एक लैम्डा क्या बनेगा, माइनस बनेगा। और क्योंकि मोलर कंडक्टिविटी यानी एम लगा देंगे, ये आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी क्या करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपका कि वैद्युत अपघटन में निक्षेपित आयनों की मात्रा निर्भर नहीं करती। देखिए वैद्युत अपघटन में निक्षेपित आयनों की मात्रा, तो वैद्युत अपघटन का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा था, एम बराबर ZIT पढ़ा था। यानी ये किस पर निर्भर करती है, पहले तो इलेक्ट्रिसिटी पर निर्भर करती है, फिर टाइम पर निर्भर करती है, और फिर किस पर, विद्युत रासायनिक तुल्यांक पर निर्भर करती है। लेकिन इसमें तो कोई ऐसा, देखिए समय पर ये तो निर्भर करती है, विद्युत धारा पर ये तो निर्भर करती है, और डी पर भी निर्भर करती है। कह रहा है कि किस पर निर्भर नहीं करती, तो किस पर निर्भर नहीं करती, प्रतिरोध पर। ये आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। और ये सी क्या होगा, ये भी नहीं होगा, ए बी भी नहीं होगा और डी भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है कि Cu2+ के 4 ग्राम तुल्यांक को कॉपर धातु में अपचयित करने के लिए कितने फैराडे की आवश्यकता होगी। देखिए Cu2+ को समझते हैं। Cu2+ है ना, ये 2 मोल इलेक्ट्रॉन लेकर के किसका निर्माण करता है, Cu का निर्माण करता है। अब देखिए 2 मोल इलेक्ट्रॉन के द्वारा Cu के कितने ग्राम बनते हैं, Cu के 2 ग्राम बनते हैं। कितने ग्राम बनते हैं, 2 ग्राम। तो यहाँ कह रहा है 4 ग्राम बनाने के लिए कितने मोल इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो 4 ग्राम बनाने के लिए, 4 ग्राम के लिए, देखिए 2 ग्राम के लिए 2 मोल, 2 मोल मतलब कितना, 2 फैराडे, है ना। तो 4 ग्राम के लिए कितना, 2 ग्राम के लिए हमें मालूम है 2 फैराडे, तो 4 ग्राम के लिए कितना, 4 फैराडे। ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 1 फैराडे विद्युत धारा किसी विलयन में 1 ग्राम धातु निक्षेपित करती है। तो 1 ग्राम धातु किस में निक्षेपित कर रहा है ये बताना है हमें, और कितना, 1 फैराडे। तो 1 फैराडे का मतलब क्या है, 1 मोल इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होगी। यानी कि अब हमें कॉन्सेप्ट लगाना है। देखिए AuCl3 है, AuCl3 में
Au जो है ना 3+ बनता है और 3 मोल इलेक्ट्रॉन लगते हैं इसको। कितने मोल इलेक्ट्रॉन? 3 मोल, यानी कि इसको 3 फैराडे लगेगा। अभी यहाँ क्या दिया है? 1 फैराडे, तो यानी कि यहाँ हमारा ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएगा। फिर कह रहा है कि BaCl2, BaCl2 में Ba जो है 2+ और 2 मोल इलेक्ट्रॉन लगते हैं इसको, यानी कि 2 फैराडे, इसको भी लेंगे, यानी ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा। फिर कह रहा है CuSO4, तो CuSO4 में Cu 2+ रहता है और इसको भी 2 मोल इलेक्ट्रॉन लेंगे, यानी कि ये भी हमारा क्या हो जाएगा? इनकरेक्ट हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? करेक्ट। अब ऑप्शन नंबर डी कैसे सॉल्व करेंगे? तो इसमें एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन यानी एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है, तो यहाँ पे 1+ रहेगा और इसको 1 मोल इलेक्ट्रॉन चाहिए, यानी 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ, और 1 मोल इलेक्ट्रॉन मतलब 1 फैराडे, यानी ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है कि 0.1 ग्राम फैराड 1 फैराडे विद्युत धारा AlCl3 में प्रवाहित करने पर कैथोड पर निक्षेपित Al की मात्रा कितनी होगी? तो देखिए Al जो है ना 3+ बनाता है ना, और 3 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ये क्या बनाता है? Al का निर्माण करता है, यानी 3 मोल इलेक्ट्रॉन से 27 ग्राम Al का निर्माण होता है, 27 ग्राम Al का निर्माण होता है। 3 मोल का मतलब कितना? 3 फैराडे से कितना? 27 ग्राम, है ना। तो 1 फैराडे से जल्दी से बताइए, 1 फैराडे से कितना हो जाएगा? 3 से ये कैंसिल हो जाएगा, कितने बार में? 9 बार में, यानी कि 9 ग्राम बनेगा। 1 फैराडे से 9 ग्राम। देखिए 1 फैराडे से आपका बन गया कितना? 9 ग्राम। 9 ग्राम किसका? Al का। तो कह रहा है कि 0.1 फैराडे से कितना होगा? तो 0.1 फैराडे से हो जाएगा, 0.1 से गुणा कर दीजिए, 0.1 × 9 Al, है ना, 9 ग्राम Al बनेगा, यानी कि ये हो जाएगा 0.9 ग्राम Al। आपका राइट ऑप्शन क्या होगा? 0.9 ग्राम Al, यानी ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से कौन सा सही है? तो इनमें से सही बताना है आपको। हम लोग क्या पढ़े हैं? मोलर चालकता बराबर पढ़े हैं, मोलर चालकता यानी λm बराबर क्या पढ़े हैं? चालकता बटा सांद्रता। और देखिए कौन सा ऑप्शन सही होगा? ये आपका ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि फैराडे का विद्युत अपघटन नियम निम्न में से किससे संबंधित है? तो फैराडे का विद्युत अपघटन नियम इलेक्ट्रोडों के समतुल्य भार से संबंधित है, यानी कि हम लोग क्या निकाले थे वहाँ पे? ई का मान निकाले थे। ना तो हमने परमाणु द्रव्यमान निकाला था, ना तो हमने गति निकाला था, ना तो हमने ऋणायन का गति निकाला था, हमने क्या निकाला था? ई का वैल्यू। ई का वैल्यू का फॉर्मूला क्या था? m × 96500/I/T। ये आया था हमारा फॉर्मूला। ई मतलब क्या? इलेक्ट्रोलाइट का समतुल्य भार। तो ये हमने फॉर्मूला पढ़ा था। चलिए इस तरीके से ये आपका ऑप्शन नंबर डी क्या हुआ? करेक्ट हुआ। आपको क्या करना है? वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, और थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।